गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा मेन कन्वेंशंस ऑफ अमेरिकन और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके संविधान में क्या क्या मुख्य परंपराएं हैं। जो लिखित संविधान उनका है, तो उस लिखित संविधान में भी क्या ऐसे अलिखित नियम है जिनका उनको पालन करना पड़ रहा है, या फिर जो प्रावधान सदियों से निभाए जा रहे हैं बट उनका कोई रिटर्न कोई बेस नहीं है, उनका लिखित में कोई आधार नहीं है, कोई कहीं पर मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर उनकी भूमिका है, इन उनकी इम्पोर्टेंस है, इस वजह से उनको निभाया जा रहा, उनको अपनाया जा रहा, उनको फॉलो किया जा रहा रेगुलरली। तो वी विल डिस्कस अबाउट दीज कन्वेंशंस इन दिस लेक्चर। तो पहली इसमें जो कन्वेंशन है, परंपरा है अमेरिका के संविधान की, वो है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का विकास। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सख्त खिलाफ थे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि उनका जो एक माइंडसेट था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो विचार थे, वो ये थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का यदि हमने डेवलपमेंट कर लिया, हमने उनको एक किस्म से अलाउ कर दिया, तो इससे रियल जो डेमोक्रेसी है वो नहीं आ पाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों के नेचर में चेंजिंग हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने खुला विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसका रोल जो है वो बढ़ता चला गया। जो भी जैसे जो प्रावधान जिस टाइम पे डिसाइड हो रहे थे, उस टाइम पे ही, या फिर जैसे जो स्टार्टिंग का दौर था यूएसए में, उस दौर में ही मेन दो धड़े एक किस्म से हो गए, दो धाराएं एक किस्म से हो गई, टू व्यूज हुए। जो ऐसे जो विचारक थे, ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि जो यूनियन है, जो फेडरल है, वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, जो संघ है, तो उनको कहा गया फेडरलिस्ट। उसके एंटी जो थे उनको एंटी फेडरलिस्ट कहा गया। तो संघवादी और प्रति संघवादी या संघवाद विरोधी, ये दो धाराएं एक किस्म से हो गई, दो पक्ष हो गए, और इन दो पक्षों के आधार पर ही फिर वहां पे राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। और इसमें जैसे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वर्तमान में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है यूएसए में। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट मीन्स वो समर्थन कर रहे हैं, जो वो संघवाद विरोधी थे, यानी सारी पावर संघ को नहीं दी जानी चाहिए, तो वो इस विचार के समर्थक थे। और जो ऐसा मानना था जिनका, जो फेडरलिस्ट माने गए कि सारी पावर मिलनी चाहिए संघ को, या संघ जो हो वो शक्तिशाली होना चाहिए, तो उससे फिर निकली है रिपब्लिकन पार्टी। तो वर्तमान में वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसी हिसाब से चीजें वहाँ पे चलती हैं, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती है, जो भी प्रोसेस वहाँ पे पॉलिटिकली है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू है। तो पहली परंपरा तो ये है, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, कोई भी एक्ट, कोई भी क्लोज, कोई भी धारा संविधान में नहीं लिखी गई है पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग। लेकिन आज के टाइम पे जो रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके बिना वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चला पाना बड़ा मुश्किल है। ओके, सेकंड इसमें है राष्ट्रपति की चुनाव विधि के संबंध में। जो प्रोसेस है, जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, तो उसको उसके चुनाव की जो विधि है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो इनडायरेक्ट जो मेथड है उसको चूज किया गया है, और आधिकारिक तौर पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ही है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की। लेकिन यदि प्रैक्टिकली उस टाइम पे, क्योंकि दो चीजें होती हैं, किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी रूल है, कोई भी तथ्य है, उसके सिद्धांत और व्यवहार। तो थ्योरेटिकल उन्होंने लिखा है कि सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने लिख दिया है कि ये इनडायरेक्ट मेथड रहेगा, बट यदि उसको प्रैक्टिकली एनालाइज किया जाता है, डीपली अगर उसको समझा जाता है, व्यवहारिक तौर पर जब वो लागू हुई, तो वो एक किस्म से डायरेक्ट मेथड हो गया है अभी। क्योंकि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए निर्वाचक मंडल के जो 538 जो मेंबर्स चुने जाते हैं, 538 जो सदस्यों का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के, जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर का इलेक्शन होता है, उन मेंबर्स का इलेक्शन उनकी योग्यताओं के आधार पर नहीं हो रहा है,
उन मेंबर्स का इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पे ही हो रहा है। और जो भी डेलीगेट होते हैं वो डेलीगेट भी फिर पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से ही वोटिंग करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से या फिर जो एफिशिएंसी एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के हिसाब से इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से यदि प्रैक्टिकली इसको परखते हैं तो जो और जो डेलीगेट्स का जो इलेक्शन है, डेलीगेट्स के इलेक्शन में जिसके ज़्यादा डेलीगेट्स चुने जाते हैं उसी को का जो है वो प्रेसिडेंट की जो सीट है उसी की फाइनल हो जाती है। इट मीन्स जिस पार्टी के जिस कैंडिडेट के फेवर में ज़्यादा डेलीगेट्स चुने गए तो वही जो हो राष्ट्रपति बनता है, उसी पार्टी का एक कैंडिडेट राष्ट्रपति बनता है। इट मीन्स ये कह लीजिए आप। तो डायरेक्ट मेथड ही एक किस्म से ये हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक मेजर डिफरेंस है, ये एक परंपरा के तौर पे है कि डायरेक्ट का कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन जिस टाइम पे ये प्रैक्टिकली फॉलो होता है तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें है मंत्रिमंडल की संस्था। जो कैबिनेट की व्यवस्था होती है, सिस्टम ऑफ द कैबिनेट जो होता है, इंस्टीट्यूशन होता है जो कैबिनेट, जो जैसे आप देखो इंडिया में भी जो प्रधानमंत्री है और जो उसकी कैबिनेट है, मीटिंग होती रहती है, अहम जो फैसले होते हैं वो कैबिनेट ही लेती है। ऐसे ही यूएसए में भी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपनी एक कैबिनेट का निर्माण करता है, अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। और जो भी अमेरिका को चलाने के लिए जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं, जो भी मेजर डिसीजंस हैं, कोई एग्रीमेंट्स है, जो भी चीज़ें वहाँ फाइनलाइज होती हैं, तो वो लेने की जो जिम्मेदारी है वो कैबिनेट की होती है। लेकिन उनके संविधान में कैबिनेट का किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं है, उनके संविधान में कैबिनेट से रिलेटेड कुछ लिखा नहीं गया है। देखिए हुआ क्या कि जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जॉर्ज वाशिंगटन, वाशिंगटन ने अपने एक किस्म से सलाह मशवरा करने के लिए, राय लेने के लिए, डिसीजंस ठीक से कलेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकें, जानकारी के लिए उसने कुछ जो है वो अपने सलाहकार नियुक्त कर लिए। अब वो जो सलाहकार नियुक्त हुई, ये जो एक ट्रेडिशन था, ये ट्रेडिशन बाद में कन्वेंशन बन गया। ये जो एक प्रथा थी ये फिर बाद में एक परंपरा के रूप में सामने आई है कि जो आने वाले जो वहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट रहे उन्होंने इसको फॉलो किया, इसको छोड़ा नहीं। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने एक टीम बनानी स्टार्ट कर दी, उस टीम से फिर जो है वो एक कैबिनेट का निर्माण वहाँ पे हो गया। तो वर्तमान में भी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, तो उनकी एक कैबिनेट है और उनकी अपनी मर्जी चलती है उसमें। और जो भी कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो कहीं किसी संविधान के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो कोई संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उनकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के प्रति ही है। और वो सोसाइटी कि किसी भी वर्ग से किसी भी व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको राजनीतिक व्यक्ति ही शामिल करने पड़ेंगे, वो गैर राजनीतिक व्यक्तियों को भी अपनी टीम में, और लगभग गैर राजनीतिक व्यक्ति ही रहते हैं। ओके, तो फोर्थ इसमें है सेनेटोरियल कोर्ट से, यानी जो शिष्टाचार की एक भावना सीनेट सदन के प्रति है। देखिए राष्ट्रपति वहाँ का है, जो अहम जो बड़े पदों के ऊपर जो नियुक्तियां होती हैं अमेरिका में, वो उन नियुक्तियों को करने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है वहाँ के राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति अगर स्टेट में मान लो कोई नियुक्ति करता है, नंबर एक तो जो पूरा सीनेट सदन है, पूरे सीनेट सदन से उसको जो भी वो नियुक्ति करता है, चाहे वो केंद्र में करता है या राज्यों में करता है कहीं जो उनके जिम्मे संवैधानिक तौर पर है, तो जो भी वो नियुक्तियां करता है उसकी जो स्वीकृति है वो सीनेट से लेनी आवश्यक आवश्यक होती है। अगर सीनेट अलाउ परमिशन देती है, वो फाइनल मानती है, उसको ठीक मानती है, अलाउ कर देती है, तो स्वीकृति वैध मानी जाती है, वो हो जाती है, अदरवाइज वो रद्द मानी जाती है। तो इसमें एक तो मामला ये है कि सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरा ये है कि अगर जो भी राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति राज्यों में किसी बड़े पदाधिकारी को नियुक्त कर रहा है, किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर वो कोई अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो उस अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट की पार्टी है, जैसे अभी वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो जो बाइडेन अपनी पार्टी से जो भी उस राज्य के सीनेट के सदस्य हैं,
सीनेट में कुल 100 सीटें हैं, 50 राज्य हैं अमेरिका में। हर राज्य से 2 डेलीगेट आ रहे हैं। अगर 2 हैं तो दोनों से उसको सलाह करनी पड़ेगी। अगर एक है उनकी सीट, उनकी पार्टी का कैंडिडेट सीनेटर एक है, यानी सीनेट का सदस्य है, उसको सीनेटर कहा जाता है। तो सीनेटर यदि एक है तो एक से उसको सलाह मशविरा करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि सीनेट के जो भी पार्टी प्रेसिडेंट की पार्टी के सीनेट के जो भी सदस्य होंगे, अगर उनके राज्य में कोई नियुक्ति होनी है तो उनकी परमिशन भी जरूरी है। वो सहमत होने चाहिए, तब नियुक्ति वैध मानी जाएगी। अदरवाइज जिस टाइम पे सीनेट में चर्चा होगी उस नियुक्ति के ऊपर, तो ऑलमोस्ट केसेस में वो अवैध मान उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंसर्निंग स्टेट के जो सीनेटर हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाएंगे, वो उसको अलाउ नहीं होने देंगे, वो मतभेद रखेंगे। तो इस वजह से ये एक सीनेट जो सीनेटोरियल जो एक शिष्टाचार है, इसको निभाया जा रहा है। और ये शिष्टा जो है ये बड़ी अच्छी चीज है कि उनको फैसले में शामिल किया जाता है। उनकी स्टेट में जो हो रहा है, कोई बड़े पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है, तो उनको भी उनकी राय भी अहम मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। देखिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया कि अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए, ये लिखा है कि 2 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। स्टेट तो क्योंकि साथ लगती भी हो सकती हैं, बट वहाँ पे एक प्रथा ये हो गई है कि बिल्कुल डिफरेंट एरियाज से लिए जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ साउथ, जो पूर्व है पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट, जो भी जो दिशाएं होती हैं, अब दूर दूर के एरिया से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो प्रेसिडेंट वहाँ का उत्तर दिशा से है, उत्तर के क्षेत्रों से है, तो दक्षिण के क्षेत्रों से लिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट इट मीन्स पूर्व के क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, तो पश्चिम के क्षेत्र से लिया जाएगा प्रेसिडेंट को। तो इस हिसाब से दोनों को अलग अलग दूर दूर के क्षेत्रों से लिया जाता है। अब वर्तमान की यदि हम लोग बात करें, तो जो बाइडेन है, जो वैसे तो इनका जन्म हुआ है पेंसिल्वेनिया में। अब ये भी एक किस्म से ये पूर्व की साइड में पड़ता है। और अभी जो ये क्योंकि सीनेटर रहे लंबे टाइम से, तो ये डेलवेयर जो एक उनकी डेलावेयर जो इनकी एक स्टेट है, वहां से ये बिलोंग करते हैं, वहां से इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पूर्व की साइड में पड़ता है। यदि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, जो अगर उनकी हम लोग बात करें, तो उनका जो क्षेत्र है वो कैलिफोर्निया है, जो वेस्ट की साइड में पड़ता है, जो पश्चिमी जो उनके भूभाग है, क्षेत्र राज्य है, उसमें काउंट होता है। तो दोनों अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इसमें है प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के चुनाव के संबंध में। यानी जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं, उनके चुनाव के लिए एक तो व्यवस्था ये है कि वो उस राज्य का जो हो निवासी होना चाहिए जहाँ से वो लड़ना चाहता है। लेकिन एक प्रथा यहाँ पे वह भी हो गई है। मान लो कैलिफोर्निया एक स्टेट है, अब कैलिफोर्निया में जिस जगह से कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनना चाहता है, जैसे हम अपने यहाँ पे लोकसभा का की सदस्यता है, वैसे ही वहाँ पे प्रतिनिधि सदन की सदस्यता है। तो जो लोअर हाउस है उसके लिए, जहाँ से वो जिस राज्य के जिस भाग से लड़ना चाहता है, तो उस भाग में भी वह रहा होना जरूरी है, मीन वहाँ का निवासी जरूरी है। तो यह भी प्रथा है, संविधान में लिखा नहीं गया कुछ भी। नेक्स्ट है पावर्स टू द स्पीकर, यानी स्पीकर की जो पोस्ट है उसका वर्णन तो किया गया है, लेकिन जो स्पीकर के पास जो फंक्शंस हैं, जो पावर है स्पीकर की, तो उसके रिगार्डिंग संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो ये जो भी वर्तमान में वहाँ प्रतिनिधि सदन के स्पीकर के द्वारा काम की जा रहे हैं, जो भी उसका प्रोसीजर है, जो भी एक किस्म से सदन को चलाने के लिए मूलभूत जो भी काम वो करता है, तो वो प्रथा के बेस पे ही डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस में समिति प्रणाली, यानी जो कांग्रेस वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस। अब कांग्रेस में जो कमेटी सिस्टम है, कमेटी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करने वाली कमेटीज गठित कर दी जाती हैं। जो संसद है, मीन्स जो भी जैसे उसके सदस्य हैं प्रतिनिधि सदन के, उन सदस्यों को फिर अलग अलग कमेटियों में डाला जाता है। और उन जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके सेक्टर, उनके एरियाज के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग कमेटियों में उनको डाला जाता है। और फिर वो कोई स्पेसिफिक जो भी रूल लॉ मेकिंग होता है, तो
जो कमेटीज हैं वो रिपोर्ट देती हैं सदन में और उसके ऊपर चर्चा होती है, वो चीज़ें पास होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने यहाँ पे संसद में भी है। संसद में भी ऐसे ही कमेटियाँ बनाई जाती हैं, वैसे ही वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें भी कमेटी का सिस्टम है, लेकिन कमेटियों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। ये है प्रथाओं के आधार पर ही, परंपराओं के आधार पर ही है डेवलप हुआ है। नेक्स्ट इसमें हो जाता है राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स, कार्यकारी समझौते। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती संधि, एक होते हैं कार्यकारी समझौते। अमेरिका के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें, जो भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यदि किसी अन्य देश के साथ संधि करता है तो उसको सीनेट की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। अदरवाइज वो जो संधि होती है वह अलाउ नहीं हो पाती है, वह इम्प्लीमेंट लागू नहीं हो पाती है। अब इसको देखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा रहा कि सीनेट, राष्ट्रपति ने तो वह संधि कर ली लेकिन सीनेट ने उसकी परमिशन नहीं दी, तो इसको, इस विवाद के हल के लिए अब वो क्या करने लग गई है, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स करने लग गई है। अब संविधान में एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स जैसा कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसी इसके रिगार्डिंग कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस वजह से उनके लिए अब किसी देश के साथ समझौते करने बड़े इजी हो गए हैं और बाद में वो उस चीज़ को उसको जो हो मंजूर करवा लेते हैं और वो इजीली मंजूर हो भी जाता है। तो ये एक किस्म से बीच का रास्ता एक निकालने की कवायद रही है और लिखा नहीं गया संविधान में, और ना ही उनको उनको कोई जरूरी भी नहीं है सीनेट की स्वीकृति, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आखिरी जो इसमें पॉइंट बनता है परंपराओं में, वह है जो धन विधेयक है वो प्रतिनिधि सदन में पहले प्रस्तुत करना। यानी जो मनी से जुड़े हुए जो बिल हैं, जो विधेयक हैं, उनको सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में चर्चा उसके ऊपर होती है, बाद में सीनेट में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादा पावरफुल सीनेट है। ऐसा नहीं है कि जो सदन पावरफुल है वहीं पे सबसे पहले लाया जाएगा जो वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक भले ही प्रतिनिधि सदन में लाया जाता है, लेकिन जो उनका सेकंड हाउस है सीनेट, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड हाउस ऑफ द वर्ल्ड है। सीनेट दूसरा सदन विश्व में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो दूसरा सदन है वो यूएसए में पाया जाता है। तो ये कुछ एक जो है वो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की परंपराएं थी, कुछ अलिखित नियम थे जो लिखित संविधान के साथ ही जिनको फॉलो करवाया जा रहा है। ओके, थैंक यू।